आज हमारा टॉपिक है भारत में दल बदल के नियम। दल बदल के नियम कि भारत में अगर कोई लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या विधान परिषद का सदस्य है और वह दल बदलना चाहता है तो उसके क्या नियम हैं, ये आज हम विषय पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद, जिसमें राघव चड्ढा और हरभजन सिंह भी शामिल हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता त्याग करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। अब आम आदमी पार्टी के पास केवल 7 सदस्य जो थे वो जब भाजपा में चले गए तो उनके पास केवल 3 सांसद बचे। इस बदलाव के महत्वपूर्ण कानूनी मतलब, दलबदल करने वाले सांसदों को दलबदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। भारत में दलबदल विरोधी कानून जो है, दलबदल विरोधी कानून जो है, ये 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 में इसे लाया गया था कि ताकि विधानमंडल और संसद में दल बदल पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 में इसमें फिर संशोधन किया गया और संशोधन करके इसे थोड़ा और मजबूत किया गया। सबसे पहला जो बदलाव किया गया था वो सख्त विलय नियम बनाए गए, क्योंकि जब 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 लाया गया था तो उसमें यह कहा था कि किसी भी सदन में अगर किसी भी पार्टी के कम से कम 1/3 सदस्य दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, उन पर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा। इससे हुआ ये कि दल बदल के विरोध में जो कानून लाया गया था उसका कोई अस्तित्व या उसका असर नहीं था। इसीलिए 51वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा जो 1/3 बहुमत था या 1/3 जो सदस्य थे उनको 2/3 कर दिया गया। यानी कि 2003 में जो 1/3 सदस्य जो दल बदल कर सकते थे अब उसे 2/3 कर दिया गया। उसी विलय को वैध माना जाएगा, अन्यथा वो विलय अवैध रहेगा और उन पर दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत उन पर कार्रवाई हो सकती है। और इसी अधिनियम, इसी संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद की सीमा भी तय की गई। मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा और विधानसभा में कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई। जैसे कि वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं तो जो मंत्रिपरिषद होगी वो केवल 15% ही होगी। छोटे राज्यों में कम से कम 12 मंत्रियों की अनुमति। इसके भी कई राजनीतिक उद्देश्य थे ताकि प्रलोभन और पद के लालच में कोई सदस्य दल बदल ना करे। पहले का प्रावधान था कि जो 1/3 विभाजन को वैध मानता था उसे हटा दिया गया, क्योंकि इससे दल बदल की घटनाएं जो हैं अधिक होने लगी। नया जो नियम था वो 2/3 नियम का आया, जिससे दल बदलना और अधिक कठिन हो गया और जवाबदेही और सुनिश्चित हो गई। तो इस दल बदल विरोधी अधिनियम का एक सकारात्मक पहलू यह था कि विधानमंडल और संसद के सदस्यों को दल बदल से रोकना और कहीं कुछ हद तक इसमें सरकारें जो है कहें संविधान सफल भी। लेकिन इसका एक नकारात्मक पहलू भी है। इसमें हुआ है कि विधायी स्वतंत्रता का क्षरण हुआ, यानी कि दल बदल विरोधी कानून को राजनीतिक स्थिरता और विधायकों को की खरीद फरोख्त पर अंकुश लगाने के लिए इसे बनाया गया था। लेकिन इसने विधायकों या सांसदों की स्वायत्तता को यानी स्वतंत्रता को काफी हद तक सीमित कर दिया। पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करने पर भी सदस्यों को अयोग्य घोषित किए जाने का खतरा रहता है।
व्हिप एक ऐसा कानून होता है, ऐसा आदेश होता है, जब कोई पार्टी जारी करती है तो उसके सदस्य जो हैं उसे नियम को मानने के लिए उसके द्वारा दिए गए आदेश को मानने के लिए बाध्य होते हैं। तो उनके अयोग्य होने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे उनके निर्वाचन क्षेत्र के हितों का प्रतिनिधित्व करने या स्वतंत्र निर्णय लेने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है। इसी दल बदल विरोधी अधिनियम के कारण ही पार्टी नेतृत्व के भीतर सत्ता का केंद्रीकरण बढ़ जाता है, जिससे निर्वाचन प्रतिनिधि मतदाताओं के प्रति जवाबदेह होने के बजाय काफी हद तक पार्टी के निर्णयों के अधीन हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसदों के दल बदल के बाद उनकी अयोग्यता पर एक बहस छिड़ गई। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से दल बदल विरोधी कानून के तहत एक कानूनी बहस छिड़ गई। एक मत यह है कि यदि राज्यसभा अध्यक्ष यानी सभापति इस बदलाव को वैध विलय के रूप में स्वीकार करते हैं तो कोई अयोग्यता नहीं हो सकती, क्योंकि सदन में आम आदमी पार्टी के 2/3 से अधिक सांसद जो हैं वो भाजपा में शामिल हो गए और यह अपवाद जो है 10वीं अनुसूची के तहत अनुमत है, मतलब लीगल है, वैध है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यह विलय प्रावधान पूरी तरह से राजनीतिक पार्टी पर लागू होता है, न कि केवल एक सदन के सांसदों पर। इसका मतलब यह है कि अपवाद लागू होने के लिए पार्टी नेतृत्व, जिसमें संभवतः पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे, को भी औपचारिक रूप से भाजपा में विलय करना होगा। इसके बिना सांसदों को अभी भी अयोग्यता याचिकाओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसे कोई भी सदस्य अध्यक्ष के समक्ष अपना वाद दायर कर सकता है। राज्यसभा के अध्यक्ष की यानी सभापति की इसमें भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक दल बदल करने वाले सांसद आधिकारिक रूप से आम आदमी पार्टी के ही सदस्य बने रहेंगे, भले ही वह व्यवहारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों न रहे। अध्यक्ष जो सभापति होते हैं या लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं, उनको एक कार्य करने का अधिकार है, या तो वो इस कदम को विलय के रूप में स्वीकार करें जिससे उन्हें अयोग्यता से बचाया जा सके, दूसरा या तो उनके विलय को अस्वीकार करें और अयोग्यता की कार्यवाही शुरू, और इस फैसले को बाद में यानी कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को कि जो फैसले देते हैं उस फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। यह अंतरिम अवधि के दौरान एक संवैधानिक विसंगति भी उत्पन्न होती है। तकनीक रूप से वो 7 सांसद जो हैं आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं और सांसद एनडीए के साथ मतदान कर सकते हैं, जिससे राज्यसभा में एनडीए के प्रभावी संख्या बढ़ सकती है। आम आदमी पार्टी अभी भी पार्टी व्हिप जारी कर सकती है और दल बदल करने वाले सांसदों द्वारा किसी भी प्रकार की अवहेलना अयोग्यता का अलग आधार बन सकती है। तो अध्यक्ष ही ऐसे मामलों में फैसला करेंगे जिससे अनिश्चितता की एक और परत जुड़ जाएगी। यह स्थिति दल बदल विरोधी ढांचे में कानूनी अस्पष्टता को उजागर करती है, जहां अंतिम परिणाम अध्यक्ष के द्वारा विलय खंड की व्याख्या और उसके बाद की न्यायिक जांच पर निर्भर करता है। दल बदल विरोधी कानून जो है, अगर 2/3 बहुमत की सीमा अगर पूरी ना हो तो परिणाम क्या होंगे? तो यदि 2/3 से कम सदस्यों ने दल बदल किया होता तो विद्रोही जो सांसद हैं वो 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित होने के पात्र होते। कोई भी सदस्य राज्यसभा के सभापति से अपने खिलाफ पक्ष बदलने या पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई करने की याचिका दायर कर सकता है। हालांकि कानून में पीठासीन अधिकारी के निर्णय के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, जिससे देरी की अनुमति मिल जाती है और सदस्य अयोग्यता के पात्र होने के बावजूद भी अपने पद पर बने रह सकते हैं। अध्यक्ष के फैसले के बाद ही न्यायिक समीक्षा संभव है, जिससे लंबे समय तक अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है, जैसा कि हमने महाराष्ट्र के मामले में देखा था। हालांकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों को उचित समय के भीतर निपटाने की इसको सलाह दी। तो ये हमारा टॉपिक भारत में दल बदल के लिए।